वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में गैमा फंक्शन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे और ये इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट में आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट में है x log x होल क्यूब इंटू dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना चाहिए। ये सॉल्व करने के लिए देखो जो हम फार्मूलीज का यूज करेंगे, देखो साइड में हमने येलो कलर के बेल्ट में काफी सारे फार्मूलेज लिखे हैं। सबसे ऊपर देखो हमने गैमा फंक्शन का फार्मूला लिखा है, या फिर बोलो गैमा फंक्शन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो देखो आपको क्या करना है, गिवन इंटीग्रल को ये गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप गिवन इंटीग्रल गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर इसको सॉल्व करना आसान है, इसका आप रिजल्ट जो है आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे होता है, चलो इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो सबसे पहले ये गिवन इंटीग्रल को एज आई ले लो, तो हमने यहां लिखा है लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। अब ये चेक करो ये गिवन इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। गैमा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके सामने हमने फार्मूला लिखे हैं, तो आप चेक करो कि ये गिवन इंटीग्रल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी है, e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx ऐसा है। जबकि जो गिवन इंटीग्रल उसमें log का टर्म है ना, और 0 to 1 इंटीग्रल है। तो ऐसे में हमें कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करना है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले हम log x के जगह माइनस टी पुट करेंगे, log को उधर शिफ्ट करो तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो x के जगह e टू द पावर माइनस टी पुट करना है। डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, x का dx, e टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस टी, और t का हो गया dt। तो ये कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, जहां पे log x है वहां पे आपको माइनस टी सब्स्टिट्यूट करना है, जहां कहीं पे भी x होगा वहां पे e टू द पावर माइनस टी सब्स्टिट्यूट करना है, और जहां पे भी dx होगा वहां माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है। ऊपर की इक्वेशन में जो आई वाला जो इंटीग्रल वाला जो इक्वेशन है उसमें हमें ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूट तो हम करेंगे, लेकिन अब हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो गिवन लिमिट है वो एक्स की लिमिट है, लेकिन आप यहाँ पे टी के फॉर्म में यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स का लोअर लिमिट जब 0 है तो टी का लोअर लिमिट क्या होगा वो हम देखते हैं। तो एक्स का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1 जो कि लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो ऊपर का पुट करो। कहाँ पे देखो आपको बता दे, देखो यहाँ पे log x इज इक्वल टू माइनस टी, यहाँ पे पुट करो। x का वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो t का वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि log 0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और जब x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो log x यानी log 1 यानी 0 होता है, तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमने लिमिट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, t का लोअर लिमिट है इन्फिनिटी एंड t का अपर लिमिट है 0। तो चलो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर के इक्वेशन में। सो i इक्वल टू इंटीग्रल हो जाएगा इन्फिनिटी टू 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा, x के जगह आएगा e टू द पावर माइनस टी, log x के जगह आएगा माइनस टी और होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा ऊपर ब्रैकेट में था उसका क्यूब था, तो होल क्यूब देखो हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, ओके। इंटू dx के जगह क्या आएगा, dx के जगह आएगा माइनस e टू द पावर माइनस टी इंटू dt। इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि माइनस है इसीलिए। ये देखो हमने पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ टी लिखा है। अब हमें ये पूरे इंटीग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्म में, गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा ध्यान से देखिए, इंटीग्रल एज इट इज। अब देखो यहाँ पे माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे होल क्यूब कर लो, e टू द पावर माइनस टी का क्यूब कर लो तो e टू द पावर माइनस 3t हो जाएगा, और माइनस टी का क्यूब जो है वो माइनस टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अब ये इधर का एक्सपोनेंशियल लास्ट वाला एज इट इज रखो। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दोनों एक्सपोनेंशियल को भी मल्टीप्लाई कर लो, दोनों एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रल इन्फिनिटी टू 0, एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करने पर वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 4t, क्योंकि e टू द पावर माइनस 3t एंड e टू द पावर माइनस t को ऐड किए, माइनस 3t माइनस t का एडिशन माइनस 4t हो गया। उसके बाद t क्यूब इंटू dt, ठीक है। माइनस दोनों माइनस हट गए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। और अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर लो, तो लिमिट हम चेंज करेंगे, 0 नीचे आ गया, इन्फिनिटी ऊपर गया। लिमिट चेंज करने पर हमने माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि निगेटिव साइन का यूज करके आप लिमिट चेंज कर सकते हैं। अब देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सपोनेंशियल का जो पावर है जो कि माइनस 4t है,
है ना, उसमें हम क्या करेंगे 40 के जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल z। 40 की जगह z पुट करो तो t का वैल्यू हो जाएगा z/4, डिफरेंशिएट करने पर हो जाएगा dt इज इक्वल टू dz/4। तो हम ऊपर की इक्वेशन में हम सब कुछ ये सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। हमें क्या करना है 40 की जगह z सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, ताकि e टू द पावर माइनस z ऐसा आ जाए, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए t के जगह z/4 सब्सटीट्यूट करो और dt के जगह dz/4 सब्सटीट्यूट करो। इट मींस इनडायरेक्टली ऊपर का पूरा इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ z हमें तैयार करना है, लेकिन अब हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ऊपर का जो लिमिट था वो t का लिमिट था, z का लिमिट फाइंड आउट करो। तो जब t का लोअर लिमिट 0 है तो z का लोअर लिमिट क्या होगा वो हम देखते हैं। उसके लिए आपको t का लोअर लिमिट और t का अपर लिमिट इन्फिनिटी और 0 दोनों आपको पुट करना पड़ेगा। कहाँ पे देखो, ये ऊपर वाले ये 4t इज इक्वल टू z वाली इक्वेशन में पुट करो। तो t का लोअर लिमिट जब 0 है तो z का वैल्यू 0 हो जाएगा, और t का जब अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो z का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। इट मीन्स z का लोअर लिमिट 0 है और z का अपर लिमिट इन्फिनिटी है, ये कंफर्म है। चलो अब ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वो सेम रहेगा क्योंकि लिमिट सेम है। अब देखो यहाँ पे माइनस e टू द पावर माइनस 40 के जगह हो जाएगा e टू द पावर माइनस z। उसके बाद t क्यूब के जगह हो जाएगा z/4 क्यूब और dt के जगह हो जाएगा dz/4। ओके, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो। क्या क्या कांस्टेंट है, तो 1/4 क्यूब कांस्टेंट और 1/4 दो, देखो 1/4 क्यूब और 1/4 तो वो हो जाएगा 1/4 टू द पावर 4, वो हमने बाहर ले लिए माइनस के साथ। ओके, और अब इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस z क्यूब इंटू dz। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो z क्यूब है ना इंटीग्रल के अंदर में, ये z क्यूब को हम z टू द पावर 4-1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो z टू द पावर 4-1 लिखेंगे। हमने ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें इसको गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। अब देखो ये कन्वर्ट हो चुका है, देखो ये पूरा गिवन इंटीग्रल देखो गैमा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो इन द फॉर्म ऑफ x था, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हमने z तैयार किया है। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस z टू द पावर 4-1 dz स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसके जगह गैमा फंक्शन ऑफ n यानी गैमा फंक्शन ऑफ 4 लिख सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 4 है। तो बस यहाँ पे देखो हमने गैमा फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला यूज किया। अब इसको रिड्यूस करो। सो माइनस 1/4 टू द पावर 4 ये क्या होता है, ये होता है 256 और ऊपर में है गैमा फंक्शन ऑफ 4। गैमा फंक्शन ऑफ 4 यानी 4 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। देखो आपको फार्मूला नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, फार्मूला नंबर 4 में लिखा है गैमा फंक्शन ऑफ n+1 n फैक्टोरियल होता है। तो गैमा फंक्शन ऑफ 4 यानी गैमा फंक्शन ऑफ 3+1 जो कि हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा -3/128, क्योंकि 3 फैक्टोरियल यानी 1 × 2 × 3 और 256 को 2 से डिवाइड करो तो 128 हो जाएगा, ऊपर में 3 रहेगा। तो फाइनली हमें गिवन इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था, हमने वैल्यू इवेल्युएट कर लिया है। हमें रिजल्ट मिला है I इक्वल टू यानी गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू -3/128 इज द आंसर। और ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें ये वैल्यू मिल गया, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हमने किए वो आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो चुका है, तो ये यहाँ पे 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ता है, इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इसको पूरी तरह से सॉल्व कर नहीं पाते। तो इसको आपको घर से ही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए ताकि एग्जाम में ये आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक है। तो ये था गैमा फंक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले के 9 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।